सो अगर किसी भी पेशेंट को हम ऑन अ रेगुलर बेसिस एक्यूप्रेशर दे रहे हैं तो उसके क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं बॉडी पे। पहला, एनाल्जेसिक, पेन को कम करने का काम करता है, रिलीफ करने का काम करता है एक्यूप्रेशर। साथ ही साथ सेडेटिव होता है। जैसा कि अभी मैंने पहले बताया कि हमारे नर्वस सिस्टम पे इसका काम होता है। हमारे नर्वस सिस्टम को जब ये रेगुलेट करेगा तो बॉडी ऑटोमेटिकली काम होगी तो आपकी स्लीप पैटर्न भी अच्छी रहेगी। आपको जो स्ट्रेस की दिक्कत है उसमें भी ये क्या करेगा, ओवरकम करने का काम करेगा। होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है हमारे बॉडी में। हमारे ओवरऑल वेलबींग को जब इम्प्रूव करेगा तो ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी क्या होगा, इम्प्रूव होगा। साथ ही साथ मोटर रिकवरी करेगा, बिकॉज अगर कोई पेशेंट है जिसको मस्कुलर प्रॉब्लम है, जॉइंट प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ये सबसे इफेक्टिव होता है, बिकॉज ये मोटर रिकवरी करता है विद टाइम। उसके अलावा हेडेक हो गया, नेक पेन हो गया, बैक एक हो गया, साइटिका का पेन हो गया, जो कि आपका बैक से स्टार्ट होता है और रेडिएट करता है। साइटिका का पेन इज रेडिएटिंग पेन, ठीक है। टाइट और स्टिफ बैक मसल्स हो गए, स्ट्रेस या टेंशन हो गया, फाइब्रोमाल्जिया पेन हो गया या इंसोम्निया हो गया। सो इस टाइप की दिक्कतों में एक्यूप्रेशर बहुत ही अच्छा काम करता है। और अगर हम किसी भी पेशेंट को रेगुलर 10 से 15 मिनट दे रहे हैं, अब एक्यूप्रेशर अलग अलग बॉडी पे हमें अलग अलग टेक्निक से देना पड़ेगा, ठीक है। मान लो अगर कार्पल और मेटाकार्पल या टार्सल्स मींस कि हमारे फिंगर और जॉइंट्स, उसमें दिक्कत हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, रिंग या स्टार मैग्नेट या फिर प्रोब का यूज कर सकते हैं। अब अगर बैक ऑफ द बॉडी है, ठीक है, सर्वाइकल या लंबर या पेल्विक रीजन, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे उतने स्मॉल अपैरेटस काम नहीं करेंगे। तब हमें क्या करना पड़ेगा, फिजिकली डिजिटल मैनिपुलेशन देना पड़ेगा, मतलब थ्रू आवर फिंगर्स हमको प्रेशर वहां पे देना पड़ेगा, ठीक है। स्कैल्प की बात करें तो स्कैल्प का वी ऑल नो, एक एंशियंट एज ओल्ड स्कैल्प मसाज जो है वो रेमेडी है। नॉट बिकॉज ऑफ, नॉट जस्ट फॉर हेडेक बट ऑल्सो आपका स्कैल्प के ब्लड फ्लो को भी इम्प्रूव करता है। अगर किसी को बहुत ही ज्यादा हेयर जो है वो उतने डेंस नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, साथ में बहुत ही फ्रजाइल है, ओके, तो क्या करेगा, अगर हम रेगुलर स्कैल्प मसाज देते हैं, और इसके ऊपर रिसर्च और स्टडीज भी हैं जो कि ये बताते हैं, अगर हम डेली 5 to 10 मिनट्स का स्कैल्प मसाज करते हैं तो वो हमारे स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। जिससे कि क्या होता है, अगर किसी को सवेयर नहीं बट माइनर, अगर किसी को एलोपेशिया है, ओके, या हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, तो उसमें बहुत इफेक्टिव होता है। सो स्कैल्प के लिए हम क्या करेंगे, हेड मसाज दे सकते हैं। और हेड मसाजर्स भी आते हैं, वो भी हम यूज कर सकते हैं। उसी तरह अभी रिसेंटली बहुत पॉपुलर हुआ है फेस मसाज, जिसमें कि गुआशा यूज कर रहे हैं या जेड रोलर्स यूज कर रहे हैं फेस मसाज देने के लिए। तो बेसिकली वो क्या करता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज जो होती है हमारी, उसको प्रमोट करता है, ओके। तो ड्रेनेज होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन जो फेशियल रीजन है उसमें बढ़ेगा। बढ़ेगा तो क्या होगा, जो स्किन है वो ज्यादा यूथफुल लगेगी, प्लम्प लगेगी और ग्लोइंग लगेगी, ओके। सो एक्यूप्रेशर हम अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे डिफरेंट डिफरेंट अपैरेटस या फिर थ्रू फिंगर्स या पाम्स, नकल्स के साथ कर सकते हैं, ओके। अब रिसर्च बेस्ड एक्यूप्रेशर पॉइंट और उसके इफेक्ट की बात करें कि जिसपे पेपर वर्क हुआ है, ठीक है, तो विमेन हेल्थ की पहले बात करते हैं। तो जो SP6 पॉइंट होता है एक्यूप्रेशर का, वो हेल्प करता है अगर किसी भी फीमेल को डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम है, पेनफुल मेंसेस है, ठीक है, स्पाज्मोडिक और कंजेस्टिव दोनों दिक्कतों में हेल्प करता है, ठीक है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उस मोमेंट पे, जो कि बहुत बार क्या होता है, बहुत पेनफुल होते हैं। तो उस केसेस में ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इफेक्टिव होता है, ओके। उसके अलावा
अगर कॉन्टिन्यूअस यूज कर रहे हैं हम इस पॉइंट का, तो वो पेन रिलीफ करेगा, मेंस्ट्रुअल डिस्ट्रेस लेवल जो होता है जिसकी वजह से आपको डिस्मेनोरिया होता है, उसमें भी वो काम करता है। तो बेसिकली ये जो पॉइंट है, ये थ्री ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जिसको कि सांजिओ पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ लोकेटेड होता है? आपका इनसाइड लोअर लेग का, ठीक है, जो कि अबव आपका जो एंगल बोन होता है उसके 4 फिंगर अबव होता है। आई गेस मैंने ये पढ़ाया है। सो हाँ, ये वो पॉइंट है, ठीक है। तो SP6 और SP8 जो पॉइंट होते हैं एक्यूप्रेशर के, जो पेन के पेशेंट्स हो गए डिस्मेनोरिया के, उसमें रिड्यूस करने का काम करेंगे अगर हम इसको क्या करते हैं। 2 घंटे का एप्लीकेशन होता है, अप टू 2 आवर ऑफ एप्लीकेशन। ओके। उसके बाद आपका KI-21, जिसको ह्यूमन पॉइंट भी कहते हैं, वो क्या करता है? नौजिया और वॉमिटिंग जो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग फीमेल्स फेस करती हैं उसमें इफेक्टिव होता है। उसी तरह पेरिकार्डियम की बात करें, पेरिकार्डियम 6, जिसको P6 या न्यूगॉन पॉइंट भी कहते हैं, वो मॉर्निंग सिकनेस जो प्रेग्नेंट फीमेल्स में होती हैं उसमें बहुत ही अच्छा काम करता है। गोशो एक्यू पॉइंट जो प्रेशर थेरेपी होती है, वो इफेक्टिव होता है एक्यूट मास्टाइटिस में ड्यूरिंग लैक्टेशन के टाइम, ठीक है। तो मेनली ये जो सारे हैं प्रेग्नेंट फीमेल्स या फिर डिस्मेनोरिया के टाइम की कंडीशन के लिए दिया है, और इस पे पेपर वर्क भी है। ये नहीं है कि ये बहुत ही स्केप्टिकल या फिर बहुत ही वेग है। इस पे वर्क रिसर्चेज हैं, तो ये हम अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज की, लैक्टेशन के टाइम क्या होता है कि ब्रेस्ट का इन्फ्लेमेशन होता है, जो टिश्यू होते हैं, ठीक है, जिसमें हो सकता है कि इन्फेक्शन हो या ना हो, बट यूजुअली ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन्स को ये होता है। तो उसके लिए जब हम ये गोशु पॉइंट देते हैं तो उनको रिलीफ मिलता है, ठीक है। फिर मेन हेल्थ केयर की बात करें, तो मेन हेल्थ केयर में जो रेनमा होता है, जिसको कंसेप्शन एंड डायरेक्टिंग वेसल पॉइंट भी कहते हैं, आगे फर्दर जब क्लास में लूंगी तो इसमें ये पढ़ाऊंगी कंसेप्शन और डायरेक्टिंग वेसल के बारे में। वो ओपन होता है ऑन द मिडलाइन बिटवीन एनस और आपके स्क्रॉटम के, ठीक है। तो एक्यूप्रेशर इन पॉइंट्स पे क्या करता है? मेंस के सेक्सुअल हेल्थ को प्रमोट करता है और रिजॉल्व करता है इंपॉर्टेंस या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, जो कि आज के टाइम में बहुत कॉमन है उसमें। अब जैसा कि मैंने अभी पहले मेंशन किया कि इसके ऊपर रिसर्च है, बट इट डजंट मीन कि केवल हम यही प्रेशर दे देंगे केवल उस आइलमेंट को ठीक करने के लिए। उसके अलावा भी जितने आपके नेचुरोपैथी के थेरेपीज है उसको हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, ताकि उसका इफेक्ट जो है वो लास्टिंग हो और ज्यादा इफेक्टिव हो। फिर रेन 6 जो पॉइंट होता है वो आपका कार्डिनल पॉइंट होता है, जिसको इम्पोर्टेंस और फर्टिलिटी के लिए यूज किया जाता है। फिर आपका जो ब्लैडर 31 to 34 पॉइंट्स होता है, वो ट्रीट करता है जेनाइटल डिसऑर्डर्स जो होते हैं। इम्पोर्टेंस हो गया, और फिर आपका प्रोस्टेट का इन्फ्लेमेशन हो गया, तो इन्फ्लेमेशन को भी विद टाइम रिड्यूस करने का काम करता है। फिर कंटेनमेंट ऑफ साइड इफेक्ट्स। ओके। तो P6 पॉइंट जो है वो वेल नोन है। अगर किसी भी मेडिकेशन का बहुत बार जो साइड इफेक्ट होता है उसको अगर ओवरकम करना चाहते हैं हम, तो लाइक नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है, ये क्या करता है? इम्प्रूव करता है कीमोथेरेपी इंड्यूस जो नोजिया, वॉमिटिंग और एंजाइटी होती है। तो कैंसर पेशेंट्स में मेनली जो कीमोथेरेपी कराते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, ड्यू टू ड्रग यूज लॉन्ग टर्म के लिए, इनमें मॉर्निंग सिकनेस, नोजिया, वॉमिटिंग और एंजाइटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो अगर हम P6 पॉइंट का यूज करते हैं तो उसमें क्या होगा कि इन चीजों को कंट्रोल करने में काफी हद तक मदद मिलती है। फिर एक्यूप्रेशर डिक्रीज करता है अगर किसी को परसिस्टेंट कैंसर रिलेटेड फटीग है, लाइक ब्रेस्ट कैंसर जो होती है, उसमें जो फीमेल्स होती हैं उनको क्या होता है ना, फटीग की दिक्कत बहुत ज्यादा होती है। तो एक्यूप्रेशर जब हम देते हैं तो वो क्या करता है ना कि डिक्रीज करने का काम करता है इस दिक्कत को। जो पेरिकार्डियम मेरिडियन पॉइंट होता है एक्यूप्रेशर का, वो ट्रीट करता है जो माइग्रेन एसोसिएटेड नोजिया होता है। माइग्रेन में बेसिकली जब भी आप हिस्ट्री टेकिंग लोगे तो पेशेंट सबसे पहले आकर यही बोलता है कि उसका बहुत ही ज्यादा पेन, ट्रिगरिंग पेन तो करता ही है, उसके साथ साथ क्या होता है, उसको नोजिया फील होता है। उसको जब माइग्रेन के अटैक्स आते हैं तो साथ में अगर बहुत ज्यादा लाउड नॉइज है या फ्रेग्रेंस है
या लाइट की इंटेंसिटी बहुत बड़ी हुई है, तो वो क्या करता है, वो चीज उसको और ज्यादा फ्लेयर अप करने का काम करती है। ठीक है। उस कंडीशन में अगर हम इस पॉइंट का यूज करते हैं, पेरिकार्डियम मेरिडियन पॉइंट का, तो उसमें काफी असर मिलता है। फिर ऑरिकुलर एक्यूप्रेशर, मतलब जो हमारे ऑरिकुलर पॉइंट्स होते हैं, कान के जो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, विथ लेजर एक्यूपंक्चर क्या करता है, बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है अगर किसी को जॉ का स्पैज्म है या फेशियल पैरालिसिस है कैंसर थेरेपी के बाद। ओके। तो उसके लिए हम कान का, ईयरलोब का मसाज दे सकते हैं, और एक्यूपंक्चर भी उसके साथ साथ कंबाइन करके देख सकते हैं। फिर जो एक्यूप्रेशर मैग्नेटिक स्टिकर्स के साथ देते हैं, उससे क्या होता है ना कि डाइजेस्टिव फंक्शन हमारा सही होता है और स्लीप क्वालिटी भी हमारी सही होती है, स्पेशली जो गैस्ट्रोएंट्रिक ट्यूमर के पेशेंट्स होते हैं। ठीक है। तो जो अनवांटेड मास, जो ट्यूमर होता है, वो अनवांटेड मास जब हमारी बॉडी में डेवलप होता है, दैट इज ट्यूमर। दूसरी चीज की स्टार मैग्नेट, ब्योर मैग्नेट, चक्रा मैग्नेट, इनके बारे में हमने पढ़ा था, साथ ही साथ क्लस्टर मैग्नेट। तो इसके रोल प्ले मैंने बताए थे कि ये पेन के लिए बहुत अच्छा होता है, और साथ ही साथ इसका टॉनिफाइंग और सेडेटिव इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पे। प्लस अगर हम मैग्नेटिक स्टिकर्स की बात करें इन पर्टिकुलर फॉर डाइजेशन, तो हमको ये बात आपने पढ़ा होगा कि गट और हमारे ब्रेन का कनेक्शन होता है। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर कोई पर्सन स्ट्रेस या एंजाइटी से सफर कर रहा है, तो उसका जो बाउल मूवमेंट है वो भी क्लीन नहीं होगा। ठीक है। उसको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो सकती है, डायरिया की दिक्कत हो सकता है उसको डिस्पेप्सिया हो, या फिर ब्लोटिंग फील हो, फुलनेस फील हो, या जीआरडी। ठीक है, एक्सेट्रा। तो इनकी वजह से क्या होता है, अगर हम फिजिकली उन पेशेंट को देखें, तो आप देख सकते हो कि अब्डोमिनल डिस्टेंशन रहेगा, पेट फूला हुआ दिखेगा, साथ ही साथ फेस पे हो सकता है एक्ने हो। ठीक है। अंडर आईज डार्क सर्कल हो सकते हैं, क्योंकि स्लीप पैटर्न भी उनका ठीक नहीं होता है इस वजह से। ठीक है। बहुत ही थके थके ऐसे पेशेंट फील करते हैं। तो इस केस में भी जो एक्यूप्रेशर होता है वो बहुत अच्छा काम करता है। फिर अक्यूट डिसऑर्डर और इमरजेंसी केसेस में एक्यूप्रेशर का क्या रोल प्ले होता है। बेसिकली क्रिटिकल कंडीशन जैसे कि कोमा हो गया, उसमें क्या करता है कि एक्यूप्रेशर रेस्पिरेटरी माल फंक्शन को रिजॉल्व करने का काम करता है। ये क्या करता है, एलिवेट करता है वीनिंग इंसिडेंसेस को। ठीक है। कैसे, आपके टाइडल वॉल्यूम को रेगुलेट करके, और जो रैपिड शैलो ब्रीदिंग होती है, मतलब कि जो सांस है वो जब खुल के नहीं ले पा रहे हैं, उसको क्या करता है, उसको ठीक करने का काम करता है। ठीक है, कोमा पेशेंट्स। एक्यूप्रेशर इफेक्टिव होता है एज एन ऑल्टरनेटिव नॉन ड्रग थेरेपी। ठीक है, फॉर कंडीशन लाइक सीओपीडी। ठीक है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। ठीक है। इससे क्या होता है, आपका पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन होता है वया रिडक्शन इन डिस्पीनिया, मतलब आपकी जो इरेगुलर ब्रीथ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, उसके लिए और स्ट्रोक के लिए ये अच्छा काम करता है। फिर हीमोडायलिसिस के जो पेशेंट्स हो गए, उसमें क्या करता है, रेक्टिफाई करता है रूराइटिस कंडीशन को ना, जो इचिंग वगैरह बहुत सारे पेशेंट्स को देखने को मिलता है। तो उसमें क्या करता है कि ये काफी मदद करता है। उसके साथ साथ अगर हम देखें, एक्यूप्रेशर क्या करता है, इस्केमिक हार्ट डिजीज जो होती है उसके प्रेशर पेन को कम करता है। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ पेशेंट्स, जैसे कि आज के दिन में न्यूज़पेपर में या फिर टैबलॉइड्स में, या अगर हम गूगल की इन जनरल बात करें, तो हमें देखने को मिलता है कि किसी को 30 की एज में कार्डियक अरेस्ट आ गया, किसी को 40 की एज में आ गया। आज के टाइम में जो प्रिवेलेंस हो रहा है वो धीरे 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 धीरे, जो पहले के टाइम में 60s और 70s था, वो 40s और 30s आ रहा है। क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल। जो स्लीप हैबिट है, जो ईटिंग हैबिट है, बहुत टाइम तक फोन को स्क्रॉल करना हो गया। ठीक है। और वर्कआउट नहीं करना है, बहुत ही ज्यादा ट्रांस फैट से भरा हुआ और हाईली प्रोसेस्ड खाना। तो ये क्या कर रहा है, ये स्लो किलर्स है। ठीक है। और बैठे रहना, काफी टाइम तक बैठे रहना। तो इन केसेस में क्या होता है, अटैक सडन आता है, तो पेशेंट क्वेश्चन करता है कि आई एम सो यंग, तो हमें इतनी अर्ली एज में क्यों आ रहा है। बट वो एक्चुअल में होता क्यों, बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल। ठीक है। तो इन टाइप की चीजों के लिए अगर मान लो कि किसी को
ऐसे ही सडन अनकॉन्शियस हो गया या अटैक आ गए, तो उन केसेस में जब तक इमरजेंसी आप कॉल कर रहे हो कोई नहीं आ रहा है, तो एक्यूप्रेशर भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। और बहुत सारी डिजीज कॉम्प्लिकेशन जैसे एंजाइना पेक्टोरिस, जो आपके चेस्ट में पेन होता है। ठीक है। फिर आपका नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया उस केस में, डिस्टल रेडियल ट्रॉमा हो गया। ठीक है। साथ ही साथ थर्स्ट इंटेंसिटी के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। वो आपका डायबिटीज की वजह से भी हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है, डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो सकता है, या फिर क्रॉनिक हेडेक। तो क्रॉनिक हेडेक क्या है? एक लॉन्ग टर्म अब्यूज है, लॉन्ग टर्म अब्यूज ऑन आवर बॉडी। जब हम अपने बॉडी उन साइंस को निग्लेक्ट करते हैं। अगर किसी भी क्रॉनिक कंडीशन की बात करें हम, तो वो पहले अक्यूट कंडीशन से स्टार्ट होता है, देन वो ग्रेजुअली क्रॉनिक कंडीशन में मूव करता है। तो वो धीरे धीरे वो जो दिक्कत होती है वो एग्रवेट करती है, क्योंकि हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं। और कोई भी चीज़ को अगर हम नेग्लेक्ट करेंगे तो वो बाद में जाके एक बहुत ही फैटल रूप लेती है। ठीक है। सो एंजाइना पेक्टोरस ये एक हार्ट डिजीज है। ठीक है। जो कि चेस्ट पेन या डिस्कम्फर्ट हमारे कार्डियक मसल्स में होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी आपको रातों रात नहीं होता है। ठीक है। और बेसिकली ये सीएडी की वजह से होता है, जो आपके कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गई। जब आपके जो ऑक्सीजन होती है वो मसल्स में अच्छे से नहीं पहुंचती है, तब ये प्रॉब्लम होती है। तो इन केसेस में अगर मान लो आपके कोई घर का ही मेंबर हो गया या फिर पेशेंट हो गया, अब वो बोल रहा है कि उसको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो उस टाइम हम क्या करेंगे? अगर मान लो रात का टाइम है, तो इसीलिए इमरजेंसी केसेस में जो हमें आता है, जो चीजें हमने सीखी, हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑल राइट। सो हीलिंग इन जनरल या प्राणिक हीलिंग के बारे में आप जानते हो होता क्या है? कुछ भी, जितना भी आपने सुना हो या कहीं पढ़ा हो कि प्राणा, जैसे मैंने बार बार ये टर्म यूज किया है, प्राण एनर्जी। हम्म। जैसे प्राणायाम करते हो वैसा टाइप का कुछ होता नहीं, प्राणायाम तो बेसिकली ना योगा योगा में होता है ना। प्राणायाम है? मतलब कि आपका कंट्रोल आपके ब्रेथ वर्क पे है ना, श्वास पे आपका कंट्रोल है। यहाँ पे जी प्राणिक प्राणिक मतलब इट्स लाइक प्राण मतलब आपका लाइफ फोर्स होता है। ठीक है। जो कि एक इनविजिबल एनर्जी होती है, जो कि हमारे बॉडी में पाई जाती है और हमारे अराउंड पाई जाती है। और हीलिंग मतलब क्या होता है? हीलिंग मतलब, जैसा कि हम जानते हैं कि नेट जो हमारा नेचर की ओर प्रिंसिपल है, वो हमारे हीलिंग प्रोसेस पे काम करता है। ठीक है। हमें पता है कि हमारी बॉडी जो है वो खुद से हील करती है, अगर हम उसको ऑप्टिमम एनवायरनमेंट देते हैं, वो एनवायरनमेंट दे जिससे कि वो कर सके, तो उसको कहते हैं हीलिंग। अब जो नेचुरोपैथी है ये एक बहुत ही वास्ट फील्ड है। इसमें ना बहुत सारे मोडालिटीज हैं जो कि लोग यूज करते हैं फॉर क्योरिंग डिजीज। अब उसमें क्या है जी ना कि अभी हमने एक्यूपंक्चर पढ़ा, एक्यूप्रेशर पढ़ा, तो अब प्राणिक हीलिंग या फिर रीकी हो गया। तो प्राणिक हीलिंग मतलब कि प्राण, उस एनर्जी के थ्रू हम हील कर रहे हैं। ठीक है, समझो, वर्ड्स को ब्रेक करके समझो। हम क्या कर रहे हैं कि प्राण जो लाइफ फोर्स है उसके थ्रू किसी भी चीज को हम हील कर रहे हैं। जैसे मान लो कि कोई चीज होती है ना, उसको देख के हम कहते हैं कि इसमें बहुत ही प्राण है, मतलब इसमें बहुत ही लाइफ फोर्स है। कुछ लोग होते हैं ना जिनका ऑरा एनर्जी जो होता है एनर्जी वो, होता है। हाँ, जो बहुत सारा एनर्जेटिक पर्सन होता है वैसा। हाँ बिल्कुल, जो बहुत ही एनर्जेटिक होता है, करिस्मेटिक होता है, जिसको आप दूर से भी देखते हो तो आपको लगता है इसका वाइब बहुत अच्छा है और इससे हम क्लिक कर सकते हैं। कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनको देखकर ऑटोमेटिकली आपका बात करने का मन नहीं करता, या फिर आपका जो जैसे एनर्जी है पॉजिटिव ना वो एनर्जी डिस्टर्ब होता है। होता है। हाँ हम्म। पॉजिटिव एनर्जी होता है उसमें, हाँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो जो नेचुरोपैथी होता है ना, उसमें डिफरेंट डिफरेंट उसके हॉलिस्टिक अप्रोचेज हैं जिसके थ्रू हम डिजीज को ठीक कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम प्राणिक हीलिंग की बात करें, तो प्राणिक हीलिंग क्या हो रहा है, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि लाइफ फोर्स जो है उसके थ्रू हम किसी भी चीज को हील कर रहे हैं।
अब अगर हम ह्यूमन एनर्जी की बात करें तो जो हमारा ह्यूमन का एनर्जी सिस्टम होता है उसमें ऑरा होता है, चक्रा होता है, मेरिडियंस होते हैं, जो क्या करते हैं कि हमारे बॉडी के फ्लो को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। जिससे कि क्या होता है कि हमारा जो माइंड बॉडी और जो इमोशन होता है, माइंड बॉडी एंड सोल, नेचुरोपैथी इन तीनों एस्पेक्ट्स पे काम करती है, केवल बॉडी पे एलोपैथी मेडिसिन की तरह नहीं, या फिर केवल बॉडी या माइंड पे नहीं, आपके इमोशन पे भी काम करती है। तो बहुत बार क्या होता है, जब इमोशनली हम पेंट अप होते हैं तो वो जो होती है आपके डिजीज का कारण होती है ना। उसके कारण क्या होता है, बहुत सारी चीजें एग्रवेट होती हैं। तो वन बाय वन पहले हम ये जान लेते हैं कि ये चीजें होती क्या है। अगर हम ऑरा की बात करें कि इस पर्सन का ऑरा बहुत ही अच्छा है, अगर हम बोल रहे हैं, तो बेसिकली ऐसे समझो, ये देखो, ये ऑरा घिरा हुआ है इस पर्सन का। एक तरफ हम देख रहे हैं एकदम प्रॉपर ऑरा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि थोड़ा ब्रेकेज है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एक नॉर्मल पर्सन को डिजीज बॉडी से क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है। ओके। तो ऑरा क्या होता है, एक एनर्जी का बबल होता है जो कि सराउंड करता है हमारे फिजिकल बॉडी को, ठीक है। जैसे कि उसको हम कह सकते हैं हमारा पर्सनल का फोर्स फील्ड हो गया। हमें बात पता है कि सब कुछ एनर्जी है, हमारे इन्वायरमेंट में एक एक चीज एनर्जी है, ठीक है। इसके बारे में एल्बर्ट आइंस्टीन ने डिस्कवरी की है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की है। और सब कुछ पार्टिकल्स से ही मिलके बना है, चाहे वो हमारी बॉडी क्यों ना हो, या फिर कोई एक नॉन लिविंग मैटर क्या क्यों ना हो। क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि चाहे सॉलिड लिक्विड गैसेस हो, उसमें क्या होते हैं, आपके इंटरस्पेसेस होते हैं। इंटरस्पेसेस आपस में जॉइंट है तो सॉलिड हुआ। तो इंटरस्पेसेस जॉइंट कैसे हैं, मैग्नेटिक फोर्स के थ्रू, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो लाइकवाइज हमारे बॉडी में भी क्या होता है, एनर्जी होती है, फोर्स होता है। तो ऑरा वही है, हमारी बॉडी को जो सराउंड कर रहा है, जस्ट लाइक अ पिक्चर बबल, बबल की तरह, उसको क्या कहते हैं, ऑरा कहते हैं। इसको एनर्जी बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, एक तरीके का शील्ड होता है ना, कवच टाइप का होता है, जो कि क्या करता है, हमारे बॉडी के फिजिकल, इमोशनल और मेंटल तीनों वेलबींग को बैलेंस करने का काम करता है। अगर कोई इंसान हेल्दी और हैप्पी है तो उसका ऑरा इतना ब्राइट शाइन करता है कि वो हमें बाहर से दिखता है। मगर अगर कोई स्ट्रेस्ड है या अपसेट है तो उसका ऑरा बहुत डिम हो जाता है, तो वो बहुत ही डल होता है, ठीक है। तो ऑरा क्या है, वो रिफ्लेक्शन होता है कि हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। तो अगर शरीर के अंदर हमारे चीजें ठीक से नहीं काम करेंगी तो वो आपके बाहर रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे कि जब हम हेल्दी होते हैं तो हमारी स्किन ऑटोमेटिकली शाइन करती है, ग्लो करती है, हमारा बाल हेल्दी रहता है, हमारा स्किन मॉइस्ट रहता है। बट जब हम अच्छा नहीं फील कर रहे होते हैं या स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो हमारे फेस पे ऑटोमेटिकली दिख जाता है। और हमारे जो वेल विशर्स हैं, जो हमें पर्सनली जानते हैं, वो ये चीज मेंशन भी करते हैं कि आप आज थोड़े डल दिख रहे हो या फिर स्ट्रेस्ड आउट दिख रहे हो। क्यों दिख रहे हो, बिकॉज ऑफ दिस ऑरा, दिस एनर्जी, है ना। फिर चक्रास की बात करें तो चक्रास, जैसा कि अगर योगा पढ़ाया गया होगा आप लोग को, तो उसमें बताया गया होगा कि चक्रास मेनली एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जो कि आपके मूलाधार चक्रा, आपके बेस ऑफ स्पाइन से शुरू होता है। टॉप पे जो आपका हेड है वहां पे सहस्रार चक्रा पाया जाता है, ठीक है। 7 मेन चक्रा होते हैं जिनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। और अलग अलग उनका रोल प्ले होता है। बेसिकली ये चक्रा क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, ओपन करते हैं एनर्जी के फ्लो को, और एक हार्मोनियस एनवायरनमेंट बनाते हैं। अगर ये ब्लॉक्ड होते हैं, इम्बैलेंस होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, फिजिकल और इमोशनल इशू होता है जो कि हमारी बॉडी मैनिफेस्ट, ठीक है। सो आपका जो चक्र है वो है सहस्रार चक्र। देन आईब्रोज के बीचों बीच आपका आज्ञा चक्र पाया जाता है। फिर थ्रोट के बीचों बीच जो आपका एडम्स एप्पल है वहां पे पाया जाता है विशुद्धि। फिर हार्ट पे आपका पाया जाता है आज्ञा चक्र। फिर आपका जो नेवल एरिया है वहां पे मणिपुर, उसके नीचे विशुद्धि, और सबसे नीचे आपका मूलाधार चक्र पाया जाता है, रूट ऑफ स्पाइन, ठीक है। तो जब वो मान लो कंजेस्टेड है, ठीक है, वो अगर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा, ब्लॉक्ड है, तो क्या होगा कि आपको उससे रिलेटेड डिजीज होंगे। जैसे कि सेक्सुअल प्रॉब्लम हो गया मेल या फीमेल में, इनफर्टिलिटी हो गई, इम्पोर्टेंस हो गया, या फिर आपको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो गए, है ना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो गई।
उसी तरह इमोशनली क्या होगा, ऐसे इंसान सेक्सुअली बहुत ही प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, बहुत ही स्ट्रेस में रहते हैं, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। सो एक जो चक्रा हीलर होता है वो क्या करता है, चक्रास पे काम करता है। वो क्या करता है, आपको चक्रा के अलग अलग कलर्स और उसी के साथ साथ अलग अलग जो गॉड और गॉडेस होते हैं वहां पे रिसाइड करते हैं, उन चीजों को लेके मंत्रास, योगा के आसनास और किस टाइप के फल या सब्जियां खानी चाहिए ये बताता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मूलाधार चक्र की बात करें तो वहां पे गणेश जी रिसाइड करते हैं, ठीक है। साथ में उसका कलर रेड होता है। और आपका जो पेटल्स पाया जाता है रोज के, सॉरी लोटस पेटल्स होते हैं वहां पे जो पाए जाते हैं, जो कि 5 या 21 या ऐसे ऐसे करके होते हैं। सो बेसिकली रेड कलर है तो लाल रंग के आपके जो फूड ग्रुप्स हैं, जैसे आपका बीट रूट हो गया, पोमोग्रेनेट हो गया, टोमेटो हो गया, है ना, आपके पल्सेस हो गए, ये सारी चीजें हो गई आपकी, रेड कैबेज, रेड कैप्सिकम, रेड चिलीज एक्सेट्रा, है ना। तो ये चीजों को हम बोलते हैं कि कंज्यूम करो, जो चक्रा हीलर्स होते हैं। और फिर वहाँ के जितने भी आपके योगासनास हो गए, है ना, मूल बंधा, वेरी इंपॉर्टेंट, उसका अभ्यास करना, ठीक है। और बाकी योगासनास का अभ्यास करना जिससे कि वो जो ब्लॉकेज है उसको क्या करे, वो ओपन अप कर सके। तो ये आपका क्या हो गया, चक्रा हो गया, एनर्जी सेंटर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद मेरिडियन। मेरिडियन ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में हमने बार बार डिस्कस किया है, वो इनविजिबल चैनल होता है जिसके थ्रू फ्लो होता है एनर्जी का, ठीक है। जैसे कि कोई भी नदी पानी को लेके कैरी करती है, उसी तरह ये क्या करता है, एनर्जी को कैरी करता है, ठीक है। ये क्या कैरी करता है, प्राण को कैरी करता है फ्रॉम चक्रा एंड ऑरा, हर सेल और ऑर्गन में, ठीक है। एनर्जी रहेगी तो सारा आपका जो इंटायर बॉडी है, जो सिस्टम है, वो नरिश्ड रहेगा। ब्लॉकेज होगा तो फ्लो क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से डिजीज होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, ठीक है। और इन चीजों को अनब्लॉक करना क्या है, थ्रू एनर्जी होता है, ठीक है। अब प्राणिक हीलिंग। प्राणिक हीलिंग एक एंशियंट साइंस है एंड आर्ट ऑफ हीलिंग है, जो कि क्या करता है, यूटिलाइज करता है प्राण या लाइफ एनर्जी को हील करने के लिए हमारे फिजिकल बॉडी को, ठीक है। ये इन्वॉल्व करता है मैनिपुलेशन ऑफ एनर्जी और बायोप्लाज्मिक मैटर जो कि हमारे बॉडी में पाया जाता है। तो प्राणिक हीलिंग जो है इज नॉट इंटेंडेड टू रिप्लेस ऑर्थोडॉक्स मेडिसिन बट रादर टू कॉम्प्लीमेंट इट। ये इसलिए नहीं है कि हम बाकी जितने भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उनको छोड़ सके, बट इसलिए कि बाकी सिस्टम के साथ इसको पैरेलल लेके चल सके और साथ ही साथ इसको भी हम अप्लाई कर सके पेशेंट पे, ठीक है। सो जो प्राणिक हीलिंग प्रोसीजर होता है उसको ऐसे डिजाइन कर सकते हैं कि स्पेसिफिक कंडीशन है तो उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिकली हम उस पर्सन पे उसको दे, या फिर इन जनरल आपने जो सीखा है उसको आप पेशेंट पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले तो मान लो किसी को गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है या फ्लैटुलेंस की प्रॉब्लम है, गैस बहुत बन जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, एक जो हीलर होता है वो क्या करता है, वो जो एनर्जी होता है वो ट्रांसफर करता है, गुड एनर्जी, हेल्दी एनर्जी, हीलिंग एनर्जी को ट्रांसफर करता है। अब वो एनर्जी ट्रांसफर होगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर आपका एकदम से ठीक हो जाएगा, ना ना, वो हील करेगा, ठीक है। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, प्राणिक हीलिंग मतलब हील कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, जो चीज डिस्टर्ब हुई है वो बैक टू नॉर्मल जा रही है। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो जो फ्लैटुलेंस, जो गैस बिल्डअप हो रहा है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और ठीक होता जाएगा, ठीक है। और इसके भी कोर्सेज होते हैं प्राणिक हीलिंग के। आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड हीलर, सो ये एक ऐसी चीज नहीं है जो आप किताब से पढ़ते हो, इसके पूरे प्रॉपर कोर्स होती है सर्टिफाइड। तो इसमें पेशेंट को आप बेसिकली एक कंफर्टेबल पोजीशन में लाई डाउन करने को या सिट डाउन करने को बोलते हो और उसके बाद आप अपने एनर्जी को उनमें ट्रांसफर करते हो, ठीक है। ये ऐसे काम करती है। अगर इसके प्राणिक हीलिंग के प्रिंसिपल की बात करें तो ये दो प्रिंसिपल पे चलता है। पहला सेल्फ रिकवरी, मतलब खुद से रिकवर हो रहा है, ठीक है। बॉडी जो होता है हमारा एक सर्टेन रेट पे सेल्फ रिकवर करने के लिए केपेबल होता है। जस्ट लाइक अगर फ्रैक्चर हो रहा है या फिर वुंड है, ठीक है, स्कार है, तो सेल्फ हील होता है टाइम टू टाइम, ठीक है।
एनर्जी, और दूसरा लाइफ एनर्जी के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, अगर किसी के लाइफ को एग्जिस्ट करना है तो बॉडी में क्या होना चाहिए कि या प्राण एनर्जी या वाइटल फोर्स होना ही चाहिए। ठीक है, तो हीलिंग प्रोसेस एक्सेलरेट कब होता है, जब लाइफ एनर्जी उस अफेक्टेड पार्ट पे क्या किया जाता है, दिया जाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे उन चीजों को पेस अप करता है। आपकी रिकवरी प्रोसेस जब तब क्या होती है, स्पीड अप हो जाती है। तो इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है हमारा जो प्राणिक हीलिंग होता है। ठीक है, अब एनर्जी की बात करें तो एनर्जी क्या है, ऊर्जा जो होता है, प्राणा और की इज दैट लाइफ एनर्जी जो कि हमारे लाइफ को अलाइव रखती है और हेल्दी रखती है। ठीक है, हमारी बॉडी इसके कारण क्या है, जीवित और हेल्दी है। जो प्राणिक हीलिंग होता है उसमें जो हीलर होता है वो प्राण और लाइफ एनर्जी क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है पेशेंट में, जिसकी वजह से पेशेंट का क्या हीलिंग हो रहा है, जैसा कि मैंने अभी बताया। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, उसको एनर्जी दे रहे हैं, गुड एनर्जी और हीलिंग एनर्जी दे रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, पेशेंट जो है वो धीरे धीरे काम कर रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि काम नहीं करता, ये डेफिनेटली काम करता है, बट डिपेंड करता है कि आप किस डिजीज के लिए कर रहे हो। और दूसरी चीज की इसके साथ मैम, बाकी चीज आपको, हाँ। मैम बोल रहे थे कि जैसे कि मान लीजिए कोई सीकेडी पेशेंट है तो उसके लिए आप कैसे करेंगे फिर? सीकेडी देखो, क्रॉनिक किडनी डिजीज के जो कंडीशंस होते हैं उसमें मतलब ही ये है कि आपका विद टाइम जो किडनी फिल्टर है वो प्रॉपर नहीं कर रही है। ठीक है, जिसकी वजह से हम्म, हाइपरटेंशन, अब हाइपरटेंशन है पेशेंट को। हाँ है। हम्म, उसके साथ आपका जो ब्लड होता है, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन लेवल भी कम होता है। ठीक है, स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा होता है, पेशेंट बहुत ही लीन और थिन होता है। तो इस केस हम्म, में अगर केवल प्राणिक हीलिंग की बात करें तो केवल ये आपका काम बिल्कुल नहीं करेगा अकेले। इसके साथ साथ आपको जो कस्टमाइज सीकेडी का डाइट होता है, ठीक है, वो, हम्म, और साथ में योगासनास, लेकिन वो आसनास जो कि बहुत ही लाइट टू मॉडरेट होते हैं, बहुत ही ज्यादा वाइग्रस नहीं होते हैं। उसके साथ आप क्या करोगे, हाँ, हीलिंग जो होता है वो करते हैं। और वो भी पर्टिकुलर पर्टिकुलर एरिया पे, जैसे कि इस केस में क्या है कि इन पेशेंट्स को प्राण कम होता है तो हम हेड पे वो एनर्जी पास डाउन करते हैं, एब्डोमेन पे वो एनर्जी पास डाउन करते हैं। तो जब बाकी चीजों के साथ इसको कंबाइन करते हैं तब काम करता है। ठीक है, क्योंकि देखो सीकेडी पेशेंट के केस में अगर मैं नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक अप्रोच की बात करूँ तो जो आपका जो टफ थेरेपी होता है, ठीक है, फुल बॉडी हाँ, इमर्शन, हाँ, 42 जी, डिग्री सेल्सियस उसको यूज करते हैं। साथ में साथ फुल बॉडी आपका अभ्यंगम हो गया, ठीक है, फिर आपका बस्ती हो गया, शिरोधारा हो गया, और डाइट हम्म, जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, जिसमें कि आपको ब्रेकफास्ट में उसको उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उतना ग्राम फ्रूट्स देना है। ठीक? और सब्जी में भी हाँ, केवल अल्कलाइन सब्जियां कंज्यूम करते हैं। ओके, ये सारी चीजें लाइक टिंडा हाँ, तोरई या हो गई आपकी, है ना, परवल हो गया, ये चीजें हाँ, हो गई, अनाज नहीं यूज करना है, चीनी नहीं यूज करना है, वो चीजें नहीं यूज करना है, क्योंकि आपका किडनी पे लोड पड़ेगा। पानी भी 1 लीटर ही पीना होता है जिसमें हम अल्कलाइन वाटर बना कर देते हैं। तो अब देखो, यहाँ पे जो खाने में अल्कलाइन स्वेलिंग हो वाटर जाती हम बना रहे हैं, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, उस एनर्जी को पानी में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेसिकली कि ओवरनाइट एनर्जी को पानी ग्लास के, सॉरी, ग्लास लाइक आपका शीशा जो होता है उसके बर्तन में पानी ले लिया, ठीक है, कुछ ml। अब उसमें हम एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, उसको रात में रखते हैं और सुबह खाली पेट उस पेशेंट को बोलेंगे इसको आपको पीना है। ठीक है, ये कहना है। है। तो ये पहला तरीका हो गया मतलब एनर्जी ऐसे ट्रांसफर। अब पीछे ऐसे बैकग्राउंड मतलब एक साउंड गिलास आपकी आ पानी रही को, है। मैम बोल रही थी कि ऐसे ही एक गिलास पानी रख देना है, कुछ नहीं करना है उसमें। आपको जो पानी है वो 250 ml देते हैं, ठीक है, 200 से 250 आवाज आ ml। रही और मैं, ना ना ना, 250 ये खाली पेट जो ये मैं बता रही हूँ पीने के लिए, ये सीकेडी पेशेंट में मैं बता रही हूँ खाली पेट पिएगा, बाकी तो पूरे दिन में 1 लीटर ही पानी पीना रहता है ऐसे पेशेंट को, है ना, किडनी पे लोड नहीं करते। तो मैं बता रही हूँ उसमें जो हीलिंग वाटर होगा, जी। जो चार्ज वाला पानी होगा, वो इतना हम दे सकते हैं, या फिर क्वांटिटी थोड़ी कम हाँ, कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको एनर्जी ट्रांसफर करके ओवरनाइट रखना रहता है। उसके बाद इसको जब हम अभिमंत्रित कर देते हैं फिर हम पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि इसको साथ में कंबाइन करना है, केवल हीलिंग
ऐसे सवेयर केसेस में नहीं दे सकते। हाँ, अगर किसी को हेडेक हो गया या फिर गैस की दिक्कत है, ठीक है, स्ट्रेस की दिक्कत है, तब तो आप हीलिंग ऐसे बिना किसी हेजिटेशन के दे सकते हो फ्रीली, बहुत अच्छा काम करता है। 2 से 3 दिन में उसका इफेक्ट मिलता है। बट सीकेडी टाइप की कंडीशन हो गई, डायबिटीज टाइप की कंडीशन हो गई, या हार्ट की कंडीशन हो गई, इसमें वक्त चाहिए, और इसके साथ साथ बाकी ट्रीटमेंट को भी कंटिन्यू करना रहेगा, डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे। ओके, दो चीजें, बट ये ऐसी चीज है जो कि बहुत ही कम लोग सिखाते हैं। ऐसे कोर्सेज आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बट ये एक ऐसी चीज है जो बहुत कम लोग सिखाते हैं, बहुत कम ऑथेंटिक लोग हैं जो करते हैं, जिनका वाकई करने से इफेक्ट मिलता है। सो वो चीज का पता करना, ढूंढना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्यूचर, अगर आप करना चाहो तो। सो एनर्जी, जैसा कि मैंने बताया, प्राण जिसको कहते हैं, तो ब्रेथ ऑफ लाइफ होता है। तो अलग अलग, अगर हम मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात करें या स्क्रिप्चर्स की बात करें या कंट्रीज की बात करें, तो उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। संस्कृत में प्राण है, तो ग्रीक में न्यूमा है, पॉलिनेशियन में मना है, चाइनीज में ची, और जापानीज में की है। ठीक। बट सारी चीजों का मेन जो मोटिव है एक ही है, प्रिंसिपल जो है वो सेम ही है, प्राण एनर्जी। तो जो एनर्जी बॉडी होती है, तो प्राणिक हीलिंग जो है वो बेस्ड होता है ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी पे, ठीक है। जिसमें पहला तो आपका फिजिकल बॉडी हो गया, दूसरा आपका जो इनविजिबल बॉडी है, जिसको बायोप्लाज्मिक बॉडी कहते हैं, ठीक है। तो बायोप्लाज्मिक जो बॉडी है वो कहाँ से आ रही है? बायो जिसका मतलब लाइफ, और प्लाज्मा जो कि हमारा फोर्थ मैटर होता है, ठीक है। पहला सॉलिड, लिक्विड, गैस हो गया, तीसरा आपका प्लाज्मा हो गया, जो कि आयोनाइज्ड होता है, गैस, और गैस विद पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। तो हमें पता है कि 70 to 72% जो बॉडी हमारी है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है वाटर की। सेल्स में आपका साइटोप्लाज्म पाया जाता है, ठीक है, जो कि वाटर ही होता है। प्लाज्मा का मेडअप होता है हमारा, जो आपके सेल ऑर्गेनेल्स हो गए। तो ये उस पे काम कर रहा है आपके, ठीक है। मतलब कि जो लिविंग